नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा। हालांकि ये चैप्टर तो 10th क्लास में है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको 2 अंक का भार दिया है। मतलब जो बोर्ड में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो कितने अंक का आएगा, 2 अंक का। लेकिन ये केवल 10th क्लास वालों बच्चों के लिए ही नहीं है। ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। वह सभी ये जान पाएं कि हमें सड़क सुरक्षा कैसी करनी चाहिए। इसका ज्ञान हर भारतीय को होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए जो भी अपना साधन चलाता है, 2 व्हीलर चलाता है, 3 व्हीलर चलाता है, 4 व्हीलर चलाता है, जो भी मतलब कुल मिला के जो सड़क पे चलने के लिए जो रूल्स होने चाहिए, जो हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो इससे संबंधित वीडियो है, इसलिए ये वीडियो जो है ये आप सभी से शेयर करें और सभी को इसको देखने के लिए प्रेरित भी करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि सड़क सुरक्षा किस तरीके से हमें आनी चाहिए या किस तरीके से हम सड़क सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BRT का गुण है। हालांकि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये केवल 10th क्लास के लिए है, लेकिन बाकी वीडियो में हम बात करेंगे वो जो सभी के लिए होंगी। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम सड़क पे चलें, किस तरीके के सड़क को पार करना है, ये सब चीजें यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे। तो BRT का गुण क्या है? हालांकि इसका फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो ये होता है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। मतलब यदि BRTS के नाम से इसको जानो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने यहाँ पे सिलेबस में BRT लिख रखा है, इसलिए मैं अपन ने BRT लिया है, वरना इसका पूरा नाम क्या है? BRTS। क्या है? BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या है, इसके क्या क्या गुण हैं? उन गुणों की यदि हम बात करें तो अधिक क्षमता व सुविधा, उच्च नवाचार तकनीकी, सामूहिक यात्रा, उपयुक्त सभी। पहले ये जान लेते हैं कि यह है क्या बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस जो पीछे मैंने इमेज लगाई है, चित्र लगाया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये अपने जयपुर में जो सीकर रोड है वहां की तस्वीर है ये, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि कहां पर BRTS बना हुआ है। यहां पे ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से यहां पे रेलिंग लगाकर इस तरीके से एक डिवाइडर बनाया गया है, और इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है यहां पे केवल बसें चलती हैं, सिटी बसें चल रही हैं, और बाकी जो लोग हैं वो कहां पे जा रहे हैं? सामान्य जो लोग हैं इधर जा रहे हैं और इधर आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से एक सेपरेट जो रास्ता तैयार किया है इनके आने जाने के लिए, यही जो तकनीक है ये तकनीक कहलाती है BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि कोई भी साधन जो बसें हैं वो क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में उनको समय कम लगता है। क्या लगता है? समय कम लगता है, ताकि वह स्पीडली अपन वहां पे यात्रा कर सकते हैं। समय कम लगेगा हमें यात्रा करने में, वरना तो यहाँ पे तो क्या ट्रैफिक जाम में हम फंस जाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए यह है। दूसरा, यहाँ पे बसों के माध्यम से आप सफर करते हैं तो एक तरह से सामूहिक यात्रा भी है, उच्च नवाचार तकनीकी है और अधिक क्षमता और सुविधा भी है। इसलिए जो अपना आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। BRT जो ऐसे या BRT है उसमें ये सारे के सारे गुण किसमें है? BRT में। नेक्स्ट बात करते हैं, पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करना सुविधाजनक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब किसका निर्माण करना चाहिए? अब ये तो सभी के लिए है, सभी लोग इसके बारे में जाने किस तरीके से हमें सड़क को पार करना चाहिए और हमें क्या क्या उसके लिए हम निर्माण कर सकते हैं। देखो, एक है फुट ओवर ब्रिज, ऑप्शन में अपने पास है फुट अंडरपास, और C ऑप्शन में है जेब्रा क्रॉसिंग, और आंसर D में है उपयुक्त सभी। तो अपना आंसर क्या होगा? इससे पहले अपन ये जान लेते हैं फुट ओवर ब्रिज क्या होते हैं, फुट अंडरपास क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने इस डिटेल से इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि 10th क्लास वाला बच्चा ही नहीं, इस वीडियो को प्रत्येक बच्चा देखे, मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, ताकि वो सब जान पाए कि क्या होते हैं फुट अंडरपास और फुट ओवर ब्रिज। यहाँ पे ये जयपुर के नारायण सिंह सर्किल जो है वहां की इमेज है। यहाँ पे इस सड़क को क्रॉस करने के लिए
क्या बने हुए हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ब्रिज बना हुआ है, यहां पे देख पा रहे हैं। अब क्या है कि मान लो सड़क को आपको इधर से यहां तक क्रॉस करना है, तो यहां पे आप सीढ़ियां चढ़ के यहां पे जाएंगे, इधर क्रॉस करेंगे और यहां पे आ जाएंगे। और यहां वालों को मान लो ये वाली सड़क क्रॉस करनी है, तो यहां वाले सीढ़ियां चढ़ेंगे, इधर से क्रॉस करके इस तरफ और बना हुआ है, इमेज में इतना ही आया है, तो इधर आ जाएंगे। यदि यहाँ वाला व्यक्ति है वो इस तरफ आना, रोड को क्रॉस करना चाहता है, तब भी आप इधर सीढ़ियां चढ़ के यहाँ पे आके और इधर, इसका मतलब सड़क क्रॉस करने के लिए आपको इस सड़क के बीचों बीच से गुजरने की जरूरत नहीं है। किसके माध्यम से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई साधन चलने वाला नहीं है, तो इजीली मूव कर सकते हो आप। आगे बात करें, एक जेब्रा क्रॉसिंग। क्या होता है जेब्रा क्रॉसिंग? यहाँ पे आप सड़क के ऊपर बीच बीच में यहाँ पे व्हाइट पट्टियां देखते होंगे, इनकी आकृति क्योंकि जेब्रा की तरह होती है, जेब्रा जो एनिमल है इसकी तरह, इसलिए इसका नाम भी क्या दे रखा है, जेब्रा क्रॉसिंग दे रखा है। और इस जेब्रा क्रॉसिंग पे जैसे या इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये व्यक्ति यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग के माध्यम से सड़क को क्रॉस कर पा रहे हैं। तीसरे इमेज में यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अपना जो सवाई मानसिंह अस्पताल है जयपुर में, और यहाँ पे इसी का पार्ट है ट्रॉमा सेंटर, इन बीच में क्या बना हुआ है, ये सड़क बनी हुई है। अब सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से व्यक्ति ट्रॉमा सेंटर या ट्रॉमा सेंटर से सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जब आता है तो क्या करना पड़ता था, उसको सड़क पार करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे अंडरपास बना हुआ है, आप यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर सीढ़ियां बनी हुई है, इन सीढ़ियों से अंदर जाएं, सड़क के नीचे से गुजर के और इधर आ जाएं। अब यहाँ पे आपको ट्रैफिक का किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सड़क पार करने के लिए सुविधाजनक बना। इसी के अलावा और बात करें, जयपुर में अजमेरी गेट पे भी इस तरीके की सुविधा बनी हुई है, यहाँ पे ये अंडरपास दिखा रखा है, वहां पे भी सड़क को क्रॉस करने के लिए अंडरपास बने हुए हैं। तो इस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग बना सकते हैं, फुट ओवर ब्रिज बना सकते हैं, और अंडरपास भी बना सकते हैं, फुट अंडरपास जो है ये भी बना सकते हैं। और इन सबके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सड़क को क्रॉस करने के लिए सुविधाजनक बना सकते हैं। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, यहाँ पे उपयुक्त सभी अपना आंसर होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में इन तीनों में से एक ही ऑप्शन होता है और बाकी ऑप्शन अन्य हो, तो अपन इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आंसर में दे रखा है उसको चूज करेंगे, उस समय अपन उपयुक्त सभी नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशेष योग्य जन की सुगमता हेतु सार्वजनिक स्थानों पर बनाए जाने चाहिए। विशेष योग्य जन जो लोग हैं उनके लिए हमें सार्वजनिक स्थानों पर उनको सरलता से चल पाए, आवागमन कर पाए, सुगमता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में सहजता महसूस करें, इन सब के लिए क्या आवश्यक है, क्या बनाना जाना चाहिए हमें, फुट ओवर ब्रिज, शौचालय, सीढ़ी, रैंप उपयुक्त सभी। उनके लिए क्या चाहिए कि रैंप बहुत जरूरी है। क्यों, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, अब ये व्यक्ति न तो सीढ़ी चढ़ पाएगा, इसलिए न तो इसके लिए फुट ओवर ब्रिज काम का है, नहीं शौचालय सीढ़ी काम की है, इसके लिए क्या चाहिए, रैंप की आवश्यकता है। मान लो फुट ओवर ब्रिज भी बना हुआ है तो वहां पे सीढ़ी नहीं होके क्या होना चाहिए, इस तरीके से रैंप होना चाहिए। यदि रैंप बना हुआ है तो रैंप के माध्यम से वह सड़क भी क्रॉस कर सकता है, या जैसे मान लो बस स्टैंड है, जहां पर भी इसको जरूरत है सार्वजनिक स्थानों पे, वहां पे इनके लिए क्या होना चाहिए, आजकल आप देखे होंगे जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स है वहां पे इनको ध्यान में रखते हुए रैंप बनाने की अनिवार्यता कर रखी है एक तरह से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, रैंप व शौचालय सीढ़ी की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब ये रैंप और शौचालय जो सीढ़ियां हैं ये कहां कहां पे होनी चाहिए, रेलवे स्टेशनों पर, आपको पता है यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं, विशेष योग्य जन भी आते हैं, हवाई अड्डों पर और अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल पर। इन तीनों ही स्थान ऐसे हैं जहां पे आवागमन बहुत अधिक रहता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी जगहों पर रैंप और शौचालय सीढ़ी बनानी चाहिए। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। कि वायु प्रदूषण कम से कम हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए। देखिए, स्कूटर, कार, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था उपयुक्त सभी। यदि सभी अपना स्वयं का स्कूटर क्या यूज करेंगे, सभी अपनी अपनी कार यूज करेंगे, तो पेट्रोल भी अधिक होगा, डीजल अधिक जलेगा
और वातावरण में धुआं भी अधिक आएगा, जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण अधिक होगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को क्या करना चाहिए, जो सार्वजनिक यातायात व्यवस्था है, जैसा कि अभी अपन ने BRTS के बारे में भी पढ़ा था, ऐसी जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, या जो सार्वजनिक यातायात की जो व्यवस्थाएं हैं इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक गतिशीलता एवं आर्थिक संपन्नता से क्या समस्या उत्पन्न हुई है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सामाजिक गतिशीलता क्या होती है। सामाजिक गतिशीलता का मतलब यह है, जो समाज है वो गुणात्मक रूप से जो वृद्धि करता है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, पूंजी से संबंधित है, यदि उसमें विकास होता है तो उसको बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। और इससे क्या हुआ कि उनमें आर्थिक संपन्नता आ रही है। आर्थिक संपन्नता से उनमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है समाज में। देखो, एक तो है नाबालिगों द्वारा कार चलाने से घातक दुर्घटनाएं। जैसे जैसे आर्थिक संपन्न होता है, व्यक्ति साधन खरीदता है, मतलब कार वगैरह, कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ये सब, जिससे क्या है कि नाबालिग भी क्या कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं और उनसे घातक दुर्घटनाएं घट रही है। ये किसका परिणाम है, आर्थिक संपन्नता का ही परिणाम। दूसरा, शहर की सड़कों पर कारों की संख्या में वृद्धि। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, आर्थिक संपन्न होंगे लोग कार खरीदेंगे और उनसे क्या होगा, शहरों में कारों की संख्या में वृद्धि होगी। और नशा करके गाड़ी चलाना, क्योंकि आर्थिक संपन्न व्यक्ति फिर क्या करने लग जाता है, धीरे धीरे नशा भी करने लग जाता है, और नशा करने के बाद में वह गाड़ी जब चलाता है तो उससे भी नुकसान होता है। तो ये सामाजिक संपन्नता और सामाजिक जो गतिशीलता है, इससे समस्याएं ये तीनों उत्पन्न हुई है। इसलिए अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क हिंसा की बढ़ती घटनाओं से किस अधिकार का उल्लंघन होता है। अपने संविधान द्वारा प्रदत्त जो अपने अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनमें से कौन सा अधिकार है जो इसकी वजह से, किसकी वजह से, सड़क दुर्घटनाओं और सड़क पे जो बढ़ती हुई हिंसा है, तो सड़क हिंसा और सड़क दुर्घटनाओं की वजह से क्या होता है, उस अधिकार का उल्लंघन होता है। वाहन चलाने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो आंसर होगा, देखो, वाहन चलाने का अधिकार कोई वंचित नहीं कर रहा, स्वतंत्रता के अधिकार से भी आपको कोई वंचित नहीं कर रहा, लेकिन जीने का जो अधिकार है वो आपको छीन लिया जाता है। कैसे, सड़क दुर्घटना में व्यक्ति, गलती किसी और की, भुगतता कोई और है। सड़क पे हिंसा होती है तो ये सब क्या होता है, मतलब गलती कोई और करता है, भुगतता कोई और है। इस तरीके से उसका क्या होता है, जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। अभी बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में कि किस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यक्ति बेमौत मारे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। भारत में सड़क दुर्घटना का सबसे प्रमुख कारण क्या है, बहुत सारे कारण है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण की अपने यहाँ पे बात करेंगे। वाहन अपनी लाइन में चलाना, खुशी में से वाहन चलाना, सड़क पर क्रोधोन्माद, मतलब कुल मिला के सड़क पे व्यक्ति क्रोध में आकर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सड़क क्रोधोन्माद। तो इसकी वजह से सर्वाधिक दुर्घटनाएं घटती है सड़क दुर्घटना में। क्यों, जिस प्रकार से, जैसे मान लो व्यक्ति चल रहा है आराम से, उसको गुस्सा आ गया किसी बात पे और गाड़ी का ध्यान चलाने से डाइवर्ट हो जाता है, या मान लो आगे वाले ने, पीछे वाली दोनों गाड़ियां टच हो गई, नीचे उतरते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, सड़क पर क्रोधोन्माद। तो इसकी वजह से ही भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं घटती हैं। आगे बात करें, चालकों को वाहन चलाने में व्यवधान डालते हैं कि चालक जो हैं जब वाहन चलाते हैं तो किस किस चीज से वो डिस्टर्ब होते हैं, उनके बारे में बात करें। कार में बच्चों का शोर मचाना, कार में यदि बच्चे शोर मचाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वाहन चालकों में डिस्टर्बेंस होता है, व्यवधान आता है। मोबाइल फोन से आता है और तेज संगीत, यदि ये तीनों ही जो हैं ये क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, व्यवधान डालते हैं उसके गाड़ी चलाने में, या चालकों के वाहन चलाते समय क्या करते, व्यवधान पैदा करते हैं। इसलिए अपने यहाँ पे आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, दोपहिया लेन का उपयोग किन के द्वारा किया जाना चाहिए। दोपहिया लेन, सड़क के ऊपर लेन सिस्टम जहां पे होता है,
बसों के लिए अलग होता है कि बस कहाँ चलेंगी, साइकिल्स कहाँ पे चलेंगी, टू व्हीलर कहाँ चलेंगे, कार कहाँ पे चलेगी। इस तरीके से लेन सिस्टम जो बना होता है, उस लेन सिस्टम में जो दोपहिया लेन है, उस दोपहिया लेन में कौन चल पाएगा? तो उसमें एक तो दो पहिया वाले भी चलेंगे और तीन पहिया वाले भी। इन दोनों के लिए ही एक लेन बनी होती है जिसको बोलते हैं दो पहिया लेन। कहीं कोई व्यक्ति ऐसे नहीं सोचे मेरे तीन लेन तो है ही नहीं। टू व्हीलर की जो लेन होती है, दो पहिया जो लेन होती है, इन दोनों को ही कहाँ चलना होता है? दो पहिया लेन में चलना होता है। नेक्स्ट आगे बात करें, सड़क पर लापरवाही व खतरनाक घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है? सड़क पे जो लोग लापरवाही करते हैं, जो सड़क दुर्घटनाएं घटती हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है? जो दुर्घटना करने वाला व्यक्ति है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए तो ये दुर्घटनाएं कम हो सकती है। सड़क पर लापरवाही व खतरनाक घटनाओं के दोषी लोगों को सख्त सजा देकर ही क्या किया जा सकता है? इन घटनाओं में कमी की जा सकती है। आगे बात करें, सड़क पर दुर्घटनाओं के कोई दो कारण बताइए। सड़क पर कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं घटती हैं? बोर्ड में इस चैप्टर को 2 अंक का भार मिला है। बोर्ड में इस चैप्टर की जो वैल्यू दी है वो 2 अंक की दी है, इसलिए जनरली क्या है कि इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 2 कारण पूछ लिए जाएंगे। तो गाड़ी, अब अपने यहाँ पे 3 है, तीनों याद कर ले, जो भी आपको याद आए वो लिख सकते हैं। गाड़ी चलाते समय एक तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, दूसरा शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाएं, और तीसरा संगीत सुनना। ये तीनों ही कारण ऐसे हैं जिससे क्या होता है? सड़क पर दुर्घटना घट जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के कोई 2 उपाय बताएं कि सड़क पे जो दुर्घटनाएं हैं ये नहीं हो, इनसे बचने के क्या उपाय हैं? इनके 2 उपाय पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अपन यहाँ पे प्रमुख 3 के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी आपको याद आए वो फिर वहां पे लिख सकते हैं। मोबाइल फोन गाड़ी चलाते समय प्रयोग नहीं करें। एक तो गाड़ी जब चला रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर कर रहे हैं, चाहे 3 व्हीलर, चाहे 4 व्हीलर, कुछ भी मान लीजिए, उस समय एक तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करें। यदि आपको मोबाइल इस्तेमाल करना है तो रोक लीजिए गाड़ी, फिर कर लीजिए। यातायात के नियमों का पूरा पालन करें। और तीसरा है शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि उससे व्यक्ति असंतुलित हो जाता है और फिर दुर्घटनाएं घटने की अधिक से अधिक संभावनाएं होती हैं। तो यदि इन तीनों का हम पालन करें तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटनाओं के कोई 3 कारण लिखिए। ऐसे कौन कौन से 3 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं घटती हैं? मोबाइल फोन, तेज आवाज में म्यूजिक चलाना। मोबाइल फोन है, उससे मान लो बातचीत कर रहे हैं उस पर, या तेज आवाज में क्या करें? म्यूजिक जो चलाते हैं। वाहन चालकों द्वारा नशे में वाहन चलाना, कार में बच्चों का शोर मचाना, और सड़क पर क्रोधोन्माद भारत में सड़क दुर्घटना का सबसे प्रमुख कारण है। ये 4 कारण अपन ने लिए हैं, ये चारों ही प्रमुख हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख क्या है? क्रोधोन्माद। जब गाड़ी चलाते हुए व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, वह अपना धैर्य खो बैठता है, तब क्या होती है? सड़क पे दुर्घटनाएं घटती हैं। आगे बात करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? जेब्रा जो क्रॉसिंग है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से ध्यान से सुने, और जो जानते हैं वो भी सुन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, यहां पे सड़क के बीचों बीच में इस तरीके की व्हाइट और ब्लैक जो पट्टियां बनी होती हैं, इनको जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जेब्रा क्रॉसिंग? नाम इसलिए पड़ा, यहाँ पे आप जेब्रा की इमेज देख रहे होंगे, इसके शरीर पर भी क्या बनी होती हैं? ब्लैक और व्हाइट कलर की पट्टियां बनी होती हैं। इसी आधार पे इसका नाम भी क्या दिया है? जेब्रा क्रॉसिंग। तो पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग सड़क को पार करने का स्थान होता है। यह सड़क का वह भाग है जिसे पैदल सड़क पार करने वालों की सुविधा के लिए बनाया गया है। यहां काली और सफेद आयताकार पट्टियां बनी होती है। यह होता है जेब्रा क्रॉसिंग, समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं, सड़क पर क्रोधोन्माद कम करने के कुछ उपाय बताए। अब मैंने बताया कि जिस तरीके से भारत में जो दुर्घटनाएं घटती हैं उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? सड़क पर क्रोधोन्माद।
अब सड़क पर क्रोधोन्माद को किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसका उपाय क्या है? समय को ध्यान में रखकर यात्रा शुरू करें। समय को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरीके से मान लो 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर में जाने के लिए मुझे आधे घंटे का समय चाहिए, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, आधे घंटे समय पहले नहीं निकलता, क्या करता है 15 मिनट पहले। अब वो सोचता है कि इस सफर को आधे घंटे जहां पे लगना था उसको कितने मिनट में तैयार पूरा कर लूं, 15 मिनट में। तो वह क्या करेगा, एक तो पहले ही टेंशन में आ जाता हो, मुझे ऑफिस पहुंचना था, लेट हो गया, और व्यक्ति क्या है, तनाव में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोधोन्माद रोड पे आता है, मतलब सड़क पे क्या आता है, क्रोधोन्माद, और कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है। इसलिए हमेशा जब भी घर से निकले समय से निकले कि भाई हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतनी दूरी तय करने के लिए हमें इतना समय मिल लगेगा, और उससे कुछ ज्यादा मार्जिन लेके चलें। क्यों? क्योंकि हो सकता है रास्ते के अंदर कोई कहीं पे ट्रैफिक जाम मिल जाए, कोई अन्य घटना हो जिसकी वजह से आपको समय लग सकता है। तो इस वजह से कम समय पर निकलना चाहिए, उससे अधिक समय का मार्जिन लेके। सुगम यातायात व्यवस्था का होना, यदि यातायात व्यवस्थाएं अपनी सही हो तो व्यक्ति तनाव में नहीं आएगा, और तनाव में नहीं होगा तो क्रोधोन्माद नहीं होगा। सड़क पर चलते समय अपने क्रोध पर काबू रखना। मान लो किसी कारण से उसको क्रोध आ रहा है, तो सड़क पे चलते समय जब वाहन चलाता है उस समय अपने क्रोध पे उसको काबू रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। कई बार क्या होता है, सड़क पे हम देखते हैं गाड़ी चलाते चलाते यदि साइड में कोई इधर उधर आ गया और क्या करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देते हैं, गाली बक देंगे और कर देंगे। तो इस तरीके की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। क्यों? सामने वाले को भी तो गुस्सा आ सकता है, क्रोध में आ सकता है वो भी। और मान लो किसी ने ऐसी हरकत कर ली तो उत्तेजक टिप्पणी करने पर धैर्य नहीं खोएं, शांत बने रहें। कोई बात नहीं, आप समझ के चलें कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, मुझे क्रोध में नहीं आना है, मुझे धैर्य बना के रखना है, आगे वाला जो कर रहा है करने दो। तो इस तरीके से अपना धैर्य नहीं खोए। सड़क पर तनाव में न रहें। सड़क पर जब आप हैं तो उस समय तनाव नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। शराब पीकर वाहन न चलाएं। जबरदस्ती आगे निकलने की होड़ में न रहें। कोई मतलब नहीं है, बस ये आगे क्यों जा रहा है, मुझे आगे जाना है, बस इसी बात से क्या करते हैं, जबरदस्ती आगे निकलने की होड़ करते हैं, उसी के अंदर कोई ना कोई घटनाएं घट जाती हैं। तो इन सब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सड़क पर जो क्रोधोन्माद है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, साइकिल चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? पहले तो साइकिल चलाने वाले तो ये समझते हैं कि मुझे तो सड़क पे जो रूल्स बने हैं उनको पालन करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा तो मोटर व्हीकल है ही नहीं ना, मेरी तो साइकिल है। तो ये भावना निकल जानी चाहिए सबके। सड़क पे यदि आप चल रहे हैं, चाहे पैदल चल रहे हैं, चाहे साइकिल चला रहे हैं, चाहे मोटर व्हीकल चला रहे हैं, आपको जो रूल हैं उनको फॉलो करना ही चाहिए। तो अब अपना क्वेश्चन यही बनता है कि क्या साइकिल पर चलाते समय या साइकिल चलाते समय हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो साइकिल चलाते समय यातायात नियमों का पालन उतना ही आवश्यक है जितना मोटर वाहनों के लिए। मुड़ते समय आप यातायात देखें, हाथ का संकेत दें और सदैव बाईं ओर चलें। इन नियमों का पूरा पूरा पालन करें। नेक्स्ट, रात में साइकिल चलाते समय किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? अब रात के समय, क्योंकि बाकी साधनों में मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें तो बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, सामने कुछ दिख जाता है इजीली, लेकिन जब आप साइकिल चलाते हैं रात के समय तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कोई भी दुर्घटना नहीं घटे? हालांकि इनको मैं जानता हूं कोई व्यक्ति यूज नहीं करता, फॉलो नहीं करता, लेकिन हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमें अपनी जान प्यारी है, इसलिए इन रूल्स को पालन करें। अब क्या क्या रूल है देखो, रात को चटकीली पोशाक पहने। चटकीली पोशाक का मतलब आपकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि यदि किसी की लाइट पड़े तो ये ब्राइटनेस हो जाए, चमकने लग जाए, जिससे आने वाले दूसरे व्यक्ति को नजर आ जाए। चमकती लाइट रखें तथा साइकिल पर परावर्तक टैप लगाएं। परावर्तक टैप का मतलब यहां पे इस तरीके से टैप लगी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए, जिससे कि दूसरी लाइट जब गिरे तो रिफ्लेक्ट होके उस तक पहुंच जाए, उसको पता चल जाए कि आगे कोई भी वाहन या साइकिल वगैरह कुछ चल रही है।
ताकि रात में दिखाई दे, क्योंकि रात में क्या होता है, जब साइकिल चल रही होती है और वो किसी को नजर नहीं आती और दुर्घटनाएं घट जाती हैं, इसलिए हमें इन चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, किन मानवीय भूलों में सुधार कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आप याद रखें, हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th क्लास वाले ही इन बातों को समझे, ये सभी के लिए आवश्यक है, जो भी वाहन चलाता है उस सबके लिए आवश्यक है। तो चालक को नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अब चालक तो कोई जरूरी है 10th क्लास पढ़ के ही बनाओ, हो सकता है उसने 10th क्लास पास ही नहीं की, 5वीं 6वीं पढ़ के लाइसेंस मिल गया, गाड़ी चला रहा है। लेकिन ये जो रूल्स केवल 10th क्लास के लिए नहीं है, ये वाहन चलाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए है। इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। चालक को नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। पूरे होश हवास में होने पर भी गाड़ी को तेज नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी की जो स्पीड है बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए कि अपन इजीली कंट्रोल कर पाए आपात स्थिति में। ड्राइवर को सदैव अपने ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ड्राइवर का ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, पूरा ध्यान गाड़ी चलाते समय गाड़ी पे ही होना चाहिए। किसी भी चौराहे अथवा संकेतक चिन्हों जैसे लाल बत्ती वगैरह है को लांघ कर अपनी तथा दूसरे लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति रेड लाइट पे, हाँ पुलिस वाला नहीं देख रहा, निकल लेते हैं और उससे कई बार दुर्घटनाएं घट जाती हैं। अरे भाई, चालान के लिए नहीं रूल फॉलो करें आप, किसके लिए फॉलो करें? अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए। ये इसीलिए अपनी सुविधा के लिए ही लगी होती है। आगे, सदैव सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करते हुए लेन ड्राइविंग का पालन करना चाहिए। हमेशा यदि आप कार चला रहे हैं सीट बेल्ट लगा होना चाहिए, आप टू व्हीलर चला रहे हैं हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। इन सबके साथ ही जो लेन ड्राइविंग का सिस्टम है कि टू व्हीलर कहाँ चलेंगे, फोर व्हीलर कहाँ चलेंगे, बसें कहाँ चलेगी, साइकिल कहाँ चलेगी, उस लेन सिस्टम में हमका पालन करना चाहिए और उपयुक्त स्थान पर ओवरटेक करें। और यदि आपको ओवरटेक करने की जरूरत है तो सही जगह आ जाए जहां पे आपको लगता है कि ओवरटेक इजीली कर पाएंगे, वहीं पे हमें ओवरटेक करना चाहिए। यदि इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी। आगे बात करते हैं हम। अब मैं एक घटना का जिक्र यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये न्यूज़पेपर में आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। ये 2 अक्टूबर 2020 की घटना है। पेपर में आया था, एक हेडिंग आई थी और उस टैंकर ने मारी ऊंट गाड़ी को टक्कर। इस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे होंगे कितनी खतरनाक तरीके से, कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे टक्कर लगी होगी, जिसकी वजह से ऊंट गाड़ी के बिल्कुल फरकच्चे उड़ गए। देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे न्यूज क्या थी ये भी बता देता हूँ। फतेहपुर शेखावाटी में आज सुबह एक टैंकर की टक्कर से ऊंट गाड़ी सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 जने घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि ऊंट गाड़ी के फरकच्चे उड़ गए। घटना के बाद टैंकर चालक घटना स्थल से फरार हो गया। और इसमें एक और बात गौर करने वाली है, वो क्या है सुनना। पीछे से टक्कर मारी, ये स्पेशली उसमें आया था किसमें, न्यूज़पेपर के अंदर, कि पीछे से मारी टक्कर। पुलिस के अनुसार ऊंट गाड़ी पर सवार लोग खुड़ी के पास स्थित अपने खेत में जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे दूध टैंकर ने ऊंट गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। अब यहां पे टक्कर मारने से क्या हुआ, 2 लोगों की जिंदगी जो है, आप यहां पे देख, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जीने का अधिकार छिन गया। इसलिए अब इसमें कौन दोषी है? अब दोषियों की यदि हम बात करें, हालांकि मैं कोई इसका जजमेंट नहीं सुना रहा हूं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए। यह एक सामाजिक मुद्दा है, मेरा पर्सनल किसी का भी नहीं है। हमें सबको मिलकर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है सड़कों पे। अब इनकी तो 2 लोगों की तो जिंदगी खत्म हो गई, इनका तो जीना, जो संविधान के द्वारा जो हमें जीने का अधिकार मिला हुआ था, वो समाप्त हो गया। 2 मिनट भी नहीं लगी, ऊंट गाड़ी पे चल रहे थे, पीछे से टैंकर ने टक्कर मारी। और तो हो सकता है अब गलती किसकी कहां पे है, टैंकर की गलती है, ऊंट गाड़ी वाले की गलती है, ये तो मैं नहीं बता रहा किसकी गलती है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं क्यों घट रही है, उनके बारे में तो हम विचार कर सकते हैं ना। आगे बात करते हैं, ऐसी ही कुछ इमेजों की और मैं बात करता हूं।
जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्या कर रहा है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली बिल्कुल ओवरलोडिंग हुआ है, ये कहीं पे भी लुढ़क सकती है और ये खुद तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन यदि पास में से कोई स्कूटर मोटरसाइकिल कोई भी आ रहा है उसके ऊपर गिर गया तो सोच सको कि उसकी जिंदगी जा सकती है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 3 व्हीलर है जिसका बैलेंस बहुत ही मुश्किल से बनता है, और यहाँ पे ये पाइप देख रहे होंगे बड़े बड़े। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली की हालत, कितना ओवरलोड। मान लो ये पलट जाए और कार नीचे, अक्सर ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, ओवरलोड ऐसे जा रहा होता है, इधर से मोटरसाइकिल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गुजर रहा होता है, उस पर गिर जाते हैं, बेचारा वो बेमौत मारा जाता है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो बेमौत मारा जा रहा है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी गलती की वजह से दूसरे की जान जा रही है। अब इसको आप मर्डर कहेंगे, सुसाइड कह, खुद मरता है तब तो सुसाइड है। अब दूसरा बेचारा बेवजह इधर से पास से गुजर रहा था, ये पलट गया, मर गया। और इसी तरीके से और देखते हैं, यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली है जो पलट गई है और इसमें 3 लोग मारे गए, सरिये भरे थे। और इसी तरीके से यहाँ पे भी इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली है और यहाँ पे सरिये रखे हैं, पीछे से कोई स्पीड से आएगा, इन सरियों में चोटिल हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। इन सब के लिए हम जिम्मेदार हैं कि नहीं, कौन जिम्मेदार है? और इसी तरीके से और कुछ बातें बताना चाहता हूं। अब मैं ऊंट गाड़ी का जैसे एग्जाम्पल लिया था कि ऊंट गाड़ी पे सवार 2 व्यक्ति मारे गए थे, ऊंट गाड़ी वाले की भी कॉमन बात कर रहा हूं मैं, पर्सनली उसकी बात नहीं कर रहा। ऊंट गाड़ी मान लो ये रात के, अभी तो ये इमेज में तो दिन के समय की तस्वीरें हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि यदि मान लो ये रात को सफर कर रहे हैं, पीछे गाड़ी आएगी, क्या ये नजर आएगा? इसने कहीं पे भी कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रखा। यहां पे कम से कम रिफ्लेक्टर तो लगा सकता था ताकि पीछे आने वाली गाड़ी को पता नजर आ जाए कि अच्छा आगे कोई साधन चल रहा है। तो हमें भी जो रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और उसकी वजह से क्या होता है, कईयों की जिंदगी चली जाती है, उनका जीने का अधिकार अपन लोग छीन लेते हैं, जो भी गलती करता है। यहाँ पे भाई बैक साइड में रिफ्लेक्टर तो लगाया जा सकता है कि नहीं, तो रिफ्लेक्टर हमें लगाना चाहिए इन गाड़ियों के पीछे। इसी तरीके से जैसे ट्रॉलियों की यदि मैं बात करूं, देखो बहुत सारे इसको डिजाइन तो बहुत अच्छे से किया गया है, लेकिन कहीं पे भी इसने पीछे यहाँ पे कोई लाइट या कोई रिफ्लेक्टर लगाने का विचार ही नहीं किया। नहीं तो बनाने वाले ने क्या, नहीं खरीदने वाले ने। ये तो अभी भी नहीं है, इसलिए आपको इतनी सारी चीजें नजर आ रही हैं। जब ये पुरानी हो जाएगी, जंग खा जाएगी हल्की सी, मतलब इसका कलर जब उड़ जाएगा, उसके बाद में तो ये स्थिति होती है, जब रात को ये चलती है, पीछे से कोई साधन आता है, उसको नजर ही नहीं आता कि आगे ट्रॉली चल रही है। हमें क्या करना चाहिए, इनके पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाने चाहिए। अरे भाई रिफ्लेक्टर तो लगा ही सकते हैं, जिससे क्या है, पीछे आने वाले को नजर आ जाए। तो अब जरा सोचो कि इसका जिम्मेदार कौन है। बेमौत व्यक्ति मारा जा रहा है ओवरलोडिंग गिरने से, और इस तरीके से रिफ्लेक्टर नहीं लगाते, पीछे वाला आके टक्कर मार देता है उससे। तो इन सबको हमें विचार करना होगा, और ये मेरी सभी से गुजारिश है कि हर व्यक्ति, हर ऊंट गाड़ी वाला हो, हर ट्रैक्टर ट्रॉली रखने वाला हो, या अन्य बैक साइड में मान लीजिए ऑटोमेटिक गाड़ी, मतलब मोटर व्हीकल्स नहीं है, इस तरीके के व्हीकल्स हैं, तो कम से कम इनमें पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं सड़क पे नहीं हो। बस मेरा यही कहना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। ये जरूर आसपास के लोग जो रहते हैं उनको वर्बल भी आप बता सकते हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में रहता है, ऊंट गाड़ी चलाता है, उसको बोलिए आप कि आप पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं। मान लो वो नहीं जानता है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो व्यक्ति, ज्यादा महंगा नहीं आता रिफ्लेक्टर, उसको लाके दे दे, क्योंकि कईयों की जिंदगी बच जाएगी। आप इनडायरेक्ट रूप से कईयों की हेल्प कर रहे हैं, कईयों के जीने का अधिकार उसको प्रदान कर रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्टर आप स्वयं भी लाके उसकी गाड़ी के चिपका दें, जिससे कि दुर्घटनाएं नहीं घटे। और ट्रॉली वाले भी स्पेशली ध्यान रखें। बच्चे लोग अपने घर पे आज ही देखें कि हमारी ऊंट गाड़ी पे, हमारी ट्रॉली पे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है नहीं, हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है या नहीं, ये चीज जरूर ध्यान दें। मेरा सबसे यही गुजारिश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।